हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो त्रैमासिक के लिए सिलेबस है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले विद्युत रसायन पढ़ना है, उसके बाद में विलयन पढ़ना है, विद्युत रसायन पढ़ना है, उसके बाद में उपसंयोजक यौगिक पढ़ना है, हेलो एल्केन पढ़ना है, हेलो एरिन पढ़ना है, एल्कोहल, फिनाल और ईथर पढ़ना है। ये चीज़ें अपने को पढ़ना है, ठीक है। आगे चले हम जो 2022-23 का जो सिलेबस है बोर्ड ने हमको जारी किया है, उसमें हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो ठोस प्रावस्था अध्याय है ये संपूर्ण अध्याय नहीं पढ़ना है। पृष्ठ रसायन वाला पार्ट है, सरफेस केमिस्ट्री वाला, ये नहीं पढ़ना है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम ये वाला चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं पहला और दूसरा दोनों नहीं पढ़ना है, पूरा अध्याय नहीं पढ़ना है। बहुलक जो चैप्टर है ये नहीं पढ़ना है। और दैनिक जीवन में रसायन, ये डेली लाइफ इन केमिस्ट्री जो है ये भी पार्ट हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे चले हम। सबसे पहला जो दूसरा चैप्टर है अपना विलयन, इसमें पहले प्रश्न आता अपना विलयन किसे कहते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से संबंधित जो भी नई चीज़ें हों आपको सबसे पहले मिले। दूसरा प्रश्न है विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब 2 नंबर में आने जैसे प्रश्न है। उसके बाद में हम आगे चलें तो जो कुछ परिभाषा लिखने के लिए आती है, विशेषकर हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक है प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये परिभाषाएं कितनी बार पूछी गई हैं और ये हमको आना चाहिए। ये त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अगला आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी बार पूछा गया है, हर 2 से 3 साल के अंतराल पर यह प्रश्न रिपीट होता है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद एक प्रश्न और आता है, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है तथा इनमें अंतर लिखिए। कभी कभी वो 2 नंबर में पूछता है आदर्श विलयन किसे कहते हैं, कभी वो केवल अनादर्श विलयन पूछ लेता है, या 3 या 4 नंबर में यदि पूछता है वो तो इनमें अंतर पूछ लेता है। तो हमको ये अंतर पता होना चाहिए, और अंतर जो है वही इनकी परिभाषाएं भी हैं, तो कोई ज़्यादा विशेष हमको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न से ही दोनों प्रश्न तैयार हो सकते हैं। उसके बाद आता है तनु विलयनों के गुण, अणुसंख्यक गुणधर्म। तनु विलयनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोनों में से अल्टरनेटिव एक आध प्रश्न रिपीट होता रहता है हर 1 से 2 साल के अंतराल पर। विसरण और परासरण बहुत नॉर्मल प्रश्न है, हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़े ही हैं। विसरण किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं। बर्कले हार्टली विधि एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना, बर्कले हार्टली विधि क्या है। नेक्स्ट हम चले। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल बायोलॉजी वाला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे चले हम। तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। पहला ही प्रश्न आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल क्या है। जो भी जितने भी प्रकार के सेल होते हैं सब विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत आते हैं। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर या 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चित्र सहित वर्णन पूछा जा सकता है, चित्र के बारे में पूछा जा सकता है, या केवल नामांकित चित्र बनाने के लिए आ सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है अपना इलेक्ट्रोड विभव क्या है। नरनस्त समीकरण एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न, नरनस्त समीकरण क्या है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है अपना एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। NaCl के 1 विलियन में 0.585 ग्राम पदार्थ 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो तो विलियन की तुल्यांकी चालकता क्या पूछी गई है। विलियन की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता की गणना कीजिए। हमको NaCl का एक विलियन दिया गया है, उसमें से तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की गणना करना है। यहाँ पर K का मान दिया गया है, K बराबर 1.70 × 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, एक आध प्रश्न न्यूमेरिकल आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आने की 100% संभावना, कोलराज का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। वो या तो कोलराज का नियम दे सकता है या कोलराज का नियम किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए। ये दोनों बातें वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी साथ ही जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी रसायन विज्ञान में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद आता है व्यापारिक सेल किसे कहते हैं, जो व्यापारिक तौर पर उपयोग किए जाते हैं। व्यापारिक सेल संक्षारण क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। और 2 नंबर में पूछेगा तो केवल संक्षारण पूछेगा। वो दिए 3 या 4 नंबर में पूछता है तो संक्षारण को बढ़ाने एवं कम करने वाले कारकों को समझाइए। संक्षारण बढ़ाने वाले कारक कौन है, जो संक्षारण को बढ़ाते हैं या प्रेरित करते हैं वे संक्षारण बढ़ाने वाले कारक होते हैं, जबकि जो संक्षारण को रोकते हैं वे संक्षारण कम करने वाले कारक होते हैं। तो ये कारकों के बारे में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अगले चैप्टर नंबर 9 से उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक क्या है। पहला ही प्रश्न है द्विक्लवण, जो द्विक्लवण होता है वो क्या होता है। उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं, माफ कीजिए 3, समन्वय मंडल, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। जो उपसहसंयोजी यौगिकों को बड़े कोष्ठक में, छोटे कोष्ठक में या बीच में लिखा जाता है, ये इसको समन्वय मंडल, केंद्रीय धातु परमाणु जो बीच में उपस्थित होता है और जो एक तरफ लगे होते हैं ये लिगेंड कहलाते हैं। तो ये इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न आता है ऑक्सीकरण अवस्था अथवा ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण अवस्था अथवा ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। अगला प्रश्न है उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके नियम लिखिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, IUPAC नामकरण के बारे में प्रश्न है। लेकिन ये उपसंयोजी यौगिक जो होते हैं, जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं उनके नामकरण के बारे में प्रश्न है। इसमें भी लगभग वही नियम लागू होते हैं जो IUPAC प्रणाली में हमने कक्षा 11वीं में पढ़े थे, और वही प्रश्न माफ़ कीजिए वही नियम इनके ऊपर भी फॉलो होंगे। अगला प्रश्न आता है समावयवता क्या है। आइसोमेरिज्म, उपसंयोजी यौगिकों में समावयवता को समझाइए। त्रिमेय समावयवता होती है, सीसो ट्रांस होती है, ये इसके बारे में अपने को जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है संयोजकता बंध सिद्धांत या VBT। संयोजकता बंध सिद्धांत या VBT क्या है, इसकी सीमाएं लिखना है, इसकी लिमिटिंग या लिमिटेशन क्या होती है वो बताना है। प्रायः सभी संकुल यौगिक रंगीन होते हैं, क्यों, कारण बताना। एक महत्वपूर्ण प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कारण बताने वाले 1 या 2 प्रश्न हमेशा से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पूछे गए हैं कि इनके क्या कारण होते हैं। तो ये कारण बताने वाला प्रश्न है कि प्राय सभी संकुल यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। संकुलों का नामकरण, जब भी संकुल यौगिक होते हैं उनका IUPAC नामकरण, इसके नियम जो होते हैं वही साधारण IUPAC नामकरण के नियम जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ अंतर उनमें उपसंयोजी यौगिकों के लिए आ जाता है। अगला प्रश्न आता है किलेट क्या है। किलेट क्या है, ठीक है। उसके बाद वर्नर का सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्नर का सिद्धांत बताना है। वर्नर का सिद्धांत क्या है। आगे चले हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या है, इनके बारे में पूरा पाठ है।
हेलोजन व्युत्पन्न क्या है, इसको प्रकारों को संक्षिप्त समझाना है। हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, ये हमको बताना है। एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। जो एल्किल हैलाइड होते हैं और एरिल हैलाइड होते हैं, इनका नामकरण के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आता है आणविक सूत्र C5H11Br के संभव समावयवी। जो समावयवता होती है या जो IUPAC नामकरण होता है उसमें जो प्रतिस्थापित जुड़े होते हैं उन प्रतिस्थापियों को अलग अलग जगह पर जोड़कर जो नामकरण किया जाता है उसके माध्यम से हम संभव समावयवी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको ये बताना है कि C5H11Br में जो Br है वो कितनी जगह पर अलग अलग जुड़ेगा और कितने संभव समावयवी बन सकते हैं। एक सरल सा प्रश्न है। उसके बाद CH3F जल में सरलता से घुलनशील है जबकि CH3Cl अघुलनशील होता है, क्यों? ये भी एक कारण बताने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट आता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और क्या है। इसमें एक प्रश्न और जोड़ लें, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, SN1 अभिक्रिया, और एक होता है SN2 अभिक्रिया। तो ये भी पूछा जा सकता है SN2 अभिक्रिया क्या है। एक इसमें अंतर पूछा जाता है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर पहले भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है, तो दोनों में अंतर हमको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट आता अपना समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। उसके बाद में हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां बताना है। कुछ विधियां दी गई हैं जो हमको बताना है कि किन विधियों के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है अपना डाइओजेनियम लवण क्या है। डाइओजेनियम लवण क्या है। पॉली हेलोजन यौगिक क्या है। डाइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म क्या है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो क्लोरोफॉर्म होती है यह निश्चेतक के रूप में कार्य करती हैं, बेहोशी की दवाई के रूप में कार्य करती हैं, और ये क्लोरोफॉर्म का जो नाम होता है वो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। इसका अणुसूत्र बताना है, बनाने की विधि बताना है और इसके गुण बताना है, इनके गुण कैसे होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट आता अपना अगला प्रश्न CCl4 क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है। CCl4 क्या है। इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। ये एक प्रकार से हानिकारक होती है और इसके हानिकारक प्रभाव अपने को बताना है। फ्रियोन या CFC क्या है। फ्रियोन या CFC क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। DDT क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, DDT क्या है। DDT का पूरा नाम बताना है, इसका संरचना बताना है और उसके गुण लिखना है। ठीक है। उसके बाद एक और इसका जैसे प्रश्न है BHC बेंजा हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की बनी होती है और इसमें 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है। ये अपने साथ में लगभग 6 कार्बन को जोड़ सकती हैं। ठीक है। तो C6H6Cl6 इसके गुण, उपयोग, संरचना सूत्र लिखना है और इस व्यापारिक नाम और IUPAC नामकरण भी करना है। मतलब इसको किस व्यापारिक नाम से जाना जाता है, हम इसको BHC या बेंजा हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। तो C6H6Cl6 का व्यापारिक नाम और इसका IUPAC नामकरण। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना त्रैमासिक के लिए अंतिम चैप्टर हेलो एल्कोहल, फिनाल और ईथर। चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनाल और ईथर। ये एक कार्बनिक रसायन का पार्ट है। इससे पहले वाला भी चैप्टर था वो भी कार्बनिक रसायन का था और इनमें कार्बन के बारे में पूछा जाता है। पहला ही प्रश्न आता है एल्कोहल, फिनाल, ईथर के नामकरण के नियम एवं नामकरण करना। जो भी हेलो एल्केन, फिनाल और ईथर के यौगिक होते हैं इनके नामकरण बनाने की विधियाँ, नामकरण किस प्रकार किया जाता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। एल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुण लिखना है। जो एल्कोहल होता है इसके भौतिक और रासायनिक गुण बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जो फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया है वो क्या होती है। ठीक है, फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है ये बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जितनी भी अभिक्रियाएं कोई सी भी परीक्षा में पूछा जाए हमको उसमें उसकी रासायनिक समीकरण अवश्य लिखना है। कोई सी भी अभिक्रिया पूछे वो, क्योंकि ये सब बनाने की विधियां होती हैं, अभिक्रियाएं दर्शाने के लिए किया जाता है, जो अभिक्रियाएं होती है वो बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो हमको इसमें अनिवार्य रूप से जितने भी समीकरण होती हैं, इक्वेशन होती हैं, वे हमको बतानी पड़ेगी, वो लिखनी पड़ेगी, तभी जाकर ये इसके पूरे नंबर हमको मिलते हैं। ये ज़्यादा बड़े लॉन्ग टाइप आंसर नहीं होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी रासायनिक समीकरण आती है जिससे थोड़े डिफिकल्ट टाइप लगते हैं। तो इसमें पहले आती है कोल्बे संश्लेषण, कोल्बे संश्लेषण विधि। रेमर-टीमन अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है, रेमर-टीमन अभिक्रिया। उसके बाद में अगला आता है रेशिंग विधि। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और कई बार परीक्षाओं में इनको उपयोग पेपर में पूछी गई हैं और फिर पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट आता अपना मेथेनॉल CH3OH के निर्माण की विधि, गुण एवं इनके उपयोग। जो मेथेनॉल होता है इसको कास्ट स्प्रिट या लकड़ी का एल्कोहल या लकड़ी वाला एल्कोहल भी कहा जाता है। कास्ट स्प्रिट होता है, वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। एथेनॉल होता है C2H5OH, मेथेनॉल CH3OH, ये कास्ट स्प्रिट कहलाता है। तो इसके गुण, उपयोग, बनाने की विधि ये बताना है। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है अगला 5वां प्रश्न, एथेनॉल क्या है? इसको ग्रेन एल्कोहल या स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इसके निर्माण की विधि, उपयोग और गुण लिखना है। उसके बाद आता है पावर स्प्रिट, शक्ति एल्कोहल या इसको पावर स्प्रिट भी कहा जाता है, शक्ति एल्कोहल या पावर स्प्रिट। वियरमैक्टर परीक्षण और ल्यूकास परीक्षण पर टिप्पणी। वियरमैक्टर परीक्षण होता है, ये क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है ये परीक्षण, ये बताना होता है। नेक्स्ट आता है लूकास परीक्षण। लूकास परीक्षण जो है ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसके बारे में अपने को जानकारी बताना है। नेक्स्ट आता है ईथर के भौतिक गुण लिखिए। जो ईथर होता है, ईथर के भौतिक गुण अपने को बताना है। नेक्स्ट है ईथर के उपयोग, ईथर का उपयोग कहाँ किया जाता है। भौतिक गुण के साथ में यदि वो 3 नंबर या 4 नंबर पूछता है तो ईथर किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुण और उपयोग लिखिए, ये पूछ सकता है। यदि वो 2 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे तो ईथर के उपयोग पूछ सकता है, तो ये अपने को याद करना है। और जितने प्रश्न हैं इनमें से 100% प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में आने की संभावना है। फिर भी आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें। आपको प्रश्न अगर अच्छे लगते हैं तो आप इनको अच्छे से तैयार करें, त्रैमासिक परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है IUPAC नामकरण क्या है। IUPAC नामकरण क्या है, ये किस प्रकार किया जाता है। तो हमको IUPAC नामकरण के जो नियम हैं उनके आधार पर IUPAC नामकरण किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल क्या है। प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीयक एल्कोहल क्या है और तृतीयक एल्कोहल। इनको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना आता है परिशुद्ध एल्कोहल क्या है। परिशुद्ध एल्कोहल क्या है, तो परिशुद्ध एल्कोहल के बारे में अपने को बताना है कि परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है। तो ये थे अपने त्रैमासिक परीक्षा के लिए IMP प्रश्न। इन प्रश्नों में से 100% प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ये जो प्रश्न हैं पुराने पेपर और जो प्रश्न बैंक के उनके आधार पर इनको निकाला गया है, सिलेक्ट किया गया है। फिर भी आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें और इन प्रश्नों के साथ अन्य प्रश्नों की तैयारी भी कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बायोलॉजी वालों को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्ज़ाम के बाद में आपको सभी पेपर्स के सॉल्यूशन या हल ऑब्जेक्टिव सहित उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
त्रैमासिक परीक्षाओं साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षाओं के लिए अच्छे परिणाम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।